मित्रों, ये सामान्य पीपुड़ी नहीं है, ये आदर्शवाद की पीपुड़ी है। और ये ऐसा बोलती है कि यूपीएससी के लिए सब कुछ पढ़ के जाना चाहिए। बराबर है, लेकिन जब एग्जाम को आधा हफ्ता बाकी हो तो आपको पता चलता है कि ये पीपुड़ी नहीं, ये पीपुड़ा है। और ये इतना बड़ा है कि उठा भी नहीं पाएंगे, बजाना तो दूर की बात है। तो विद्यार्थियों के प्रश्न आते रहते हैं कि अभी ये आखिरी दिनों में इकोनॉमी के ऐसे 5-6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो जिसको हमें खास रिवाइज करना चाहिए। तो मेरी ये सलाह है कि बड़ी बड़ी चीज़ें आप देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, बजट में कौन सा नया रेल कॉरिडोर बना, कौन सा एयरपोर्ट बना, ये सब याद रखना अब मुश्किल है। लेकिन बजट की थियोरी, उसका क्लासिफिकेशन, बजट को संसद में पास करने की प्रक्रिया, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, मनी बिल, फाइनेंस बिल, गिलोटिन क्या होता है, ये सब आप पढ़ लीजिए। अब जैसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में एक मुद्दा है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। तो ये मॉरिस डी मॉरिस नाम के एक इकोनॉमिस्ट ने दिया था। आप कहेंगे मुझे याद नहीं आ रहा है, छोड़ो भाई उसको। लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे पहले पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक ने दिया था, क्योंकि ये चीज़ एनसीईआरटी में दी गई है और कई बार पूछी भी गई है। देखिए, जैसे जैसे एग्जाम करीब आती है तो स्ट्रेस बढ़ने लगता है और इसके चलते अपनी याददाश्त कम होने लगती। तो नया कुछ भी उठाना नहीं चाहिए। जो भी आपने अब तक पढ़ा था उस किताब के आप इंडेक्स देखना शुरू करो। खासकर अगर मेरा इकोनॉमी का मटेरियल आपके पास है तो उसकी इंडेक्स ही इतनी कॉम्प्रिहेंसिव होती है, उसे देखना चालू करिए। कोई बड़ी चीज़, बड़ा टॉपिक देखकर आपको याद नहीं आ रहा है तो सिर्फ उतना पढ़ना है खोल के। फॉर एग्जाम्पल, पिलर 1 मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस। तो शुरुआती हिस्से में खासकर डिजिटल पेमेंट से जुड़ी टेक्नोलॉजी, फिर मॉनेटरी पॉलिसी के बड़े वाले टूल्स, फिर शेयर बाजार में जो भी इसके इंस्ट्रूमेंट, मार्केट टाइप्स, उसकी थियरी, एंड फाइनली पिलर 1D इंश्योरेंस, पेंशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो बड़ी बड़ी वाली योजनाएं, छोटी छोटी योजनाएं नहीं। ये खास आपको रिवाइज करनी चाहिए। देन कम सेकंड पिलर, बजट, टैक्सेशन। तो वीडियो पॉज करके लिस्ट देख लो, 4, 3, 2, 1। अब देखिए, ये पिलर 2 भी थोड़ा विचित्र है। 2024 में कोई सवाल नहीं पूछा, 25 में अचानक से 6 सवाल पूछ लिए। हालांकि जिसने पूरा साल तमीज से पढ़ा हो तो 6 में से 5 वो सॉल्व कर ही सकता था, इररिस्पेक्टिव कि वो कौन से कोचिंग में गया, कौन सा मटेरियल उसने रिफर किया, भले उसने एग्जाम की अगली रात पिलर 2 रिवाइज ना किया हो। तो मतलब समझिए, ऐसी कुछ भी लिस्ट दे देना, इंपॉर्टेंट टॉपिक दे देना, वो आपके लिए कोई रामबाण इलाज नहीं है। पूरे साल तमीज से पढ़ाई तो करनी थी। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पिलर, बैलेंस ऑफ पेमेंट, करेंसी एक्सचेंज। तो इसमें पूरा क्लासिफिकेशन, रूपी डॉलर एक्सचेंज रेट की थियरी, आरबीआई के कौन से कदमों से रुपया मजबूत होता है, कमजोर होता है, फिर पिछले 2 सालों में भारत सरकार ने अलग अलग देशों के साथ जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स किए, और चौथा बड़े वाले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उनकी मेंबरशिप, उनकी रिसेंट समिट्स, ये आप देख लीजिए। छोटा छोटा फिर बहुत आप पढ़ने बैठेंगे, उसका कोई अंत नहीं। चौथा पिलर, उसमें एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, उसकी मेजर स्कीम्स, छोटी छोटी स्कीम नहीं, मेजर वाली स्कीम। 4 लेबर कोड्स, और फिर ये अनएम्प्लॉयमेंट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, उसका कुछ डेटा एनालिसिस, ट्रेंड्स हो गया। फिर पिलर 4D और E, जीडीपी, इन्फ्लेशन, तो उसकी फॉर्मूला, नया बेस ईयर, उसके रिफॉर्म, ये खास देखिए। पिलर 5 इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें 4 चीजें देखनी, वीडियो पॉज करके देख लो, 4, 3, 2, 1। पिलर 6 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसमें ये 7-8 चीजें देखनी है, 4, 3, 2, 1। आखिर में आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। हालांकि पिछले 14 साल में सिर्फ 2 ही सवाल पूछे गए थे, लेकिन आपका सब बाकी पढ़ के तैयार हो गया। फिर टाइम बचा है तो यहाँ 3 टॉपिक देख लीजिए, डिमांड के प्रकार, इलास्टिसिटी के प्रकार और मार्केट के प्रकार। बस खत्म। अमेजॉन प्राइम पर मैंने एक फिल्म देखी, तुम्बड़, हॉरर फिल्म थी। उसका जीवन बोध यह है कि ज़्यादा लालच मत रखो, कि जब तक वो हीरो राक्षस से 2-5 सिक्के लूट रहा है तब तक ठीक है, फिर बहुत लालच करता है तो फंस जाता है, मर जाता है। उसी प्रकार आप समझिए, इकोनॉमी और गवर्नमेंट स्कीम के नाम पे प्रीलिम्स में 100 में से 15 से 18 सवाल आए, तो इसमें 8-10 तो ऐसे होते हैं कि एकदम वर्ड बाय वर्ड आपको पता होता है, स्टैंडर्ड मटेरियल बुक से पूछा होता है। फिर 2-4 ऐसे सवाल होते हैं जिसमें आप थोड़े एलिमिनेशन टेक्निक, 50-50 ये सब करेंगे, और फिर 2-4 सवाल ऐसे होते हैं वो टोटल रैंडम होता है, किसी किताब कहीं पर आपको मिलता नहीं। इवन एग्जाम खत्म होने के बाद भी कोचिंग वालों की आंसर की यूपीएससी के साथ नहीं मिलती। तो लालच मत रखो। मतलब इकोनॉमी और गवर्नमेंट स्कीम के 10-12, बहुत खींच के 14 सवाल सॉल्व हो गए तो भगवान का आशीर्वाद मानिए। फिर और ज़्यादा लालच मत रखिए कि जबरदस्ती के मैं तुक्के मारूंगा, ट्रिक्स लगाऊंगा, गैस मास्टरगिरी के सिद्धांत अपनाऊंगा। टीवाई के बहुत आसान पेपर निकले तो अलग बात है। अब ये तो बात हुई इकोनॉमी। बाकी विषयों में क्या हमारी टॉपिक वाइज रिवीजन प्रायोरिटी हो सकती है आखिरी 3-4 दिनों के लिए?
वीडियो पॉज करके देख लीजिए। 4 3 2 1। और मित्रों, ये जीएस और सीसेट का कोई भी टॉपिक आपका छूट गया है, दिक्कत आ रही है, तो हमारे पेड कोर्सेज केवल 1 रुपये में आपको एक्सेस मिल रही है प्रीलिम्स एग्जाम तक। चाहे वो जीएस हो, सीसेट हो, मेरा इकोनॉमी का पूरा कोर्स, उसके हैंडआउट, पावर पॉइंट, सब कुछ आप देख सकते, डाउनलोड कर सकते। ये वाले क्यूआर कोड से आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। या फिर एंड्रॉयड मोबाइल में अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करें, स्टोर टैब में जाए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और यदि आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं तो वो भी केवल 1 रुपये में 46 टेस्ट हम आपको दे रहे हैं। ये क्यूआर कोड को स्कैन करें, वरना नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में जो अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आने वाला है, उसमें एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कई बार। और एंग्जाइटी कौन सी, एक अलग अलग तरह की एंग्जाइटी हो रही है। एक तो जो आप पढ़ रहे हो उसमें टेंशन ही होती कि ये मेरा टॉपिक तो नहीं रह गया, ये टॉपिक तो नहीं रह गया। बहुत ही क्विकली मैं आपको एक टॉपिक्स को रिकॉल करा देता हूँ, चेक कर लो ये चीज़ें, इनमें से कुछ छूटा हो तो एक बार आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम अलग अलग हिस्सों में काम करेंगे। ज्योग्राफी में पहले मैं फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में बात करूँगा, है ना। ये वही टॉपिक है जो आप मान के चलो कि दूसरा में इंडियन ज्योग्राफी, ये इसका जो रिवीजन चल रहा है अपना अभी अपने चैनल पर, ठीक है। और तीसरा ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी, चौथा होगा वर्ल्ड मैप। तो ये 4 चीज़ों पे हम जरा चर्चा कर लेते हैं क्विकली। सबसे पहले जैसे फिजिकल ज्योग्राफी में आपको जैसे हर बार देखोगे सीजन्स वाला पार्ट चेक कर लेना आपका ना, सीजनैलिटी वाला। सीजनैलिटी मतलब जितने भी सन और अर्थ का जो मतलब अर्थ का जो रेवोल्यूशन वाला पोर्शन है ना, कि कहाँ पर दिन बड़े छोटे, इक्विनॉक्स क्या है, अयनान क्या है, विषुव क्या है, ये सारी चीज़ें जो है सीजनैलिटी, या जिसको हम कह सकते हैं थोड़ा सा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाला पार्ट, इसके साथ कनेक्टिविटी के साथ कि कहाँ दिन बड़े छोटे, आज जो सीजन रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ वगैरह वाला जो पार्ट है। अर्थ का इंटीरियर वाले पोर्शन पे एक बार चेक कर लेना है, जिसमें स्पेशली वो डिसकंटिन्यूटी पर जाता है, अलग अलग तरह की अशांतत्य जिसे हम कहते हैं, और अर्थक्वेक पे एज ए एविडेंस की तरफ भी वो जा सकता है, जिसमें पी वेव, एस वेव वगैरह जो भूकंप की जनरली हम लोग जो पढ़ते हैं, बॉडी वेव्स के बाद फिर सरफेस वेव्स, पी वेव, एस वेव, कौन सी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू मतलब वेव्स हैं, कौन सी ट्रांसवर्स वेव्स हैं। तो ये वाले टॉपिक्स जो हैं अक्सर एग्जाम में हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में जा सकते हो, जिसमें लास्ट ईयर तो उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वाले पोर्शन से भी क्वेश्चन पूछ लिया था, बट प्लेट टेक्टोनिक में स्पेशली प्रॉपर रिंग ऑफ फायर तक का कनेक्शन, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस क्या होता है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या होता है, भूकंप, जैसे अभी रिसेंटली ये सब रिवाइज कराया है मैंने, तो एक बार टॉपिक बस आपको रिकॉल करा रहा हूँ। आगे ज्वालामुखी में भी लावा वगैरह को भी आपको डिस्कस करना होगा कि लावा कितने टाइप का है, एसिडिक, बेसिक लावा, जो अलग अलग तरह के सिल डाइक वगैरह जो लैंडफॉर्म बनते हैं ज्वालामुखी से, वो हमें थोड़े से याद होने चाहिए। साथ ही साथ आप मोस्ट इंपॉर्टेंट थोड़ा सा रॉक के बारे में स्टडी करके जाएं, स्पेशली मेटामॉर्फिक प्रोसेस को काफ़ी दिन से एग्जाम में दिखी नहीं, तो ये चीज़ें हैं। वेदरिंग में भी स्पेशली से वेदरिंग वाला पार्ट जो है काम का अक्सर है, बट ये वाला पोर्शन थोड़ा कम ही पूछा गया है। स्टार्टिंग के ऊपर के 3-4 टॉपिक्स पे हमेशा याद रखना। अगला जो है इसमें क्लाइमेट वाला पोर्शन आता है फिजिकल ज्योग्राफी में, ये पहला था लिथोस्फीयर वाला पोर्शन। क्लाइमेट में एटमॉस्फेयर का जो स्ट्रक्चर है ना, सोलर रेडिएशन वगैरह वाला जो बिल्कुल बेसिक है, इसकी भी अभी मैंने रिसेंटली रिवीजन क्लास ली थी ना, मान के चलो यहाँ से क्वेश्चन पक्का है। और आइसोबार के कॉन्सेप्ट, कोरियोलिस फोर्स के कॉन्सेप्ट, ये आपको पता होने चाहिए, मतलब कि विंड चलती कैसे है, आइसोबार और प्रेशर ग्रेडियंट कैसे परपेंडिकुलर वगैरह है, ये सब चीज़ें। इसके बाद में विंड वगैरह से थोड़ा बहुत कनेक्शन पूछ लिया तो ठीक है, नहीं तो ये लोग सीधे छलांग सीधा साइक्लोन जेट स्ट्रीम की तरफ जाते हैं। साइक्लोन में भी आपको कंपैरिजन आना चाहिए दोनों प्रकार का, ट्रॉपिकल, टेम्परेट साइक्लोन, फ्रंटोजेनेसिस क्या होता है, और कोपन्स क्लासिफिकेशन वगैरह या वर्ल्ड क्लाइमेट जिसे हम कहते हैं, स्पेशली चाइना टाइप, मेडिटेरेनियन टाइप, ये 2-3 टाइप जो है अक्सर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तीसरे नंबर पे हमें आना होगा ओशंस पे। ओशंस में आप कम से कम सैलिनिटी का कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखें। सैलिनिटी यानी लवणता, थर्मोक्लाइन जो होता है, टेम्परेचर में कहाँ अप वेलिंग हो रही है, कहाँ पर डाउन वेलिंग हो रही है, विंड के हिसाब से समुद्र का टेम्परेचर किधर ज़्यादा होता है, कॉन्टिनेंट्स में कहाँ पर गर्म पानी है, ठंडा पानी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ओशन करेंट्स, ओशन करंट, और थोड़ा बहुत टाइड्स देख जाना। बहुत दिन से आया नहीं है टाइड का टॉपिक, इस बार हो सकता है कि टाइड आ जाए, काफ़ी दिनों से जो है उन्होंने पूछा नहीं है। इंडियन ज्योग्राफी बड़ा ही सॉर्टेड है, आप इसमें मैपिंग वाले पोर्शन को बहुत सीरियसली लीजिएगा, जिसमें माउंटेन, पासेस, रिवर्स और प्लेट्यूज, आई रिपीट, माउंटेन, पासेस, रिवर्स, प्लेट्यूज अच्छा खासे तरीके से याद होना चाहिए, अच्छे खासे तरीके से याद होना चाहिए, मतलब लोकेशन वाइज, कौन नॉर्थ में कौन साउथ है, कौन किसका पार्ट है, स्टेट वाइज, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सारी चीज़ें ये रिकॉल आ जानी चाहिए आपको।
इसके बाद आपको रिवर्स नदियों का तो फ्लो ठीक है, उसकी ट्रिब्यूटरीज पे कमांड कर लेना कि किसकी ट्रिब्यूटरी प्लस ट्रिब्यूटरी का सीक्वेंस भी आपको बिल्कुल दिमाग में रहना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद में आप मॉनसून को इस बार एल नीनो ला नीना से कनेक्टिविटी जरूर बना देना, एमजेओ से कनेक्टिविटी बना देना, मेडन जूलियन ऑसिलेशन, एल नीनो ला नीना, इंडियन ओशन डाइपोल। मतलब इस बार मॉनसून का डाइवर्सिफिकेशन क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है, चेंजेस पैटर्न कहाँ से मॉनसून पे आ सकता है, तो एक बार वो आप जरूर देख के जाना। इसके बाद में सॉइल का टाइप्स वगैरह, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है वो आप देख जाना। एग्रीकल्चर के नाम पे जो मैंने क्रॉप्स का अपडेटेड डेटा दिया है और मिनरल्स का अपडेटेड डेटा दिया है वो आपको देखना है, और प्लस इसमें आपको सब एक तरह से एडिशन करना है। जो करंट अफेयर्स के वीडियो मैंने 2 प्रोवाइड कर दिए हैं सुदर्शन गुर्जर अनअकैडमी यूट्यूब चैनल पर, उतना करके आप जाओ, इसमें से क्वेश्चन तुमको बन जाएगा। ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी में थोड़ा सा क्रूड ऑयल के रीजन इस बार इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, रिलेटेड विद पर्शियन गल्फ के जो क्षेत्र हैं, ईरान, इराक वगैरह, यूएई के क्षेत्रों में, उस पर भी हम करंट वाले वीडियो में आपका कवर हो जाएगा ये। इसमें ट्राइब्स एक बार देख जाना जो न्यूज़ में है, डैम्स एक बार देख जाना, पोर्ट्स, बंदरगाह, वाटरवेज, जलमार्ग भी बहुत चर्चा में रहे। वाटरवेज के बाद में आप कह सकते हो कि जितने भी नेशनल हाईवे वगैरह उसको आप थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं। वर्ल्ड मैप में चूंकि इस बार घटनाएं इतनी ज़्यादा हुई हैं, नॉर्मली जो वर्ल्ड मैप हम पढ़ते तो हैं, लेकिन इस बार आप जो वेस्ट एशिया वाला पोर्शन है, वेस्ट एशिया वाला मतलब कि जितना भी ईरान, इराक के आसपास, पर्शियन गल्फ से लगा के इजराइल वगैरह, लेबनान का सब पूरा जो क्षेत्र है उसको एक बार देख के जाना है। रशिया यूक्रेन के बीच की कहानी को जरा अच्छे से देख जाना, ठीक है। ये 2-3 एरिया बहुत ज्यादा काम के हैं। साउथ चाइना सी का क्षेत्र जो है वो भी काम का हो सकता है। सो दीज आर द टॉपिक्स जहां पर एक बार आप ज्योग्राफी में जरूर मतलब एक बार ध्यान लगा के पढ़ के जाना, ठीक है। अब इसके बाद में मैं चर्चा करूंगा आपसे इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट में क्या है कि सब कुछ पिलर वाइज चल रहा होता है। तो पिलर 1 में नेशनल पार्क्स एक बार सारे रिकॉल करना विद प्रॉपर उनकी नदियों के साथ, वहां पर कौन कौन सी स्पीशीज मिलती हैं, वो एक मतलब स्पीशीज का जो मैप बनता है ना हमारा, कि भाई कुछ स्पीशीज नॉर्थ में ही है, कुछ नॉर्थ ईस्ट में ही है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इधर ही मिलेगा, जो है एक तरह से आप कह सकते हो कि मैकॉक वगैरह जो है, या लॉयन टेल मैकॉक वगैरह इधर ही वेस्टर्न घाट्स में मिलते हैं। तो वो स्पीशीज वाला मैप एक दिमाग में हो नेशनल पार्क के अकॉर्डिंग, तो दैट विल बी वेरी गुड, वो बहुत अच्छा हो जाएगा आपको अगर याद होगा। तो भाई साहब इस बार रामसार साइट्स बहुत न्यूज़ में रही हैं, जो भी वेटलैंड्स अपडेटेड हुई हैं 99 तक प्लस उसके आसपास वाली चीज़ें सब कुछ पता हो, रिसेंट वाले का डेटा तुम्हें पता हो, कहाँ पर कौन से स्टेट वाइज, नॉर्थ से साउथ, मैच द कॉलम, विच वन ऑफ द पेयर इज करेक्ट, इनकरेक्ट, वहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनाने के चांस ये लोग बना सकते हैं। टाइगर रिजर्व्स को भी स्टडी करके जाना, एलिफेंट्स को अच्छे से पढ़ के जाना, वल्चर्स न्यूज़ में थे, वल्चर्स को भी एक बार अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। इसके बाद में लॉयन पर भी काफ़ी चर्चा रही, चीता का कंपैरिजन पड़ जाना कि हमारा जो नामीबिया से लेके आए हैं और जो एशियाटिक चीता दोनों में क्या डिफरेंस है, वो थोड़ा सा आप लोग पढ़ के ज़रूर जाइएगा। इसके बाद एक सेकंड पिलर है जिसमें स्पीशीज़ इन न्यूज़, एनिमल बिहेवियर जरूर पढ़ के जाएँ आप। इसका भी मैंने एक वीडियो बना रखा है मेरे चैनल पे, अभी रिसेंटली डाला था, एनिमल बिहेवियर और स्पीशीज़, उससे आपका काम हो जाना चाहिए जो न्यूज़ में था उसको लेकर। बाकी कुछ 1-2 अतरंगी सवाल आते हैं, तो अगर नहीं बन रहा तो ज़्यादा एफर्ट मत लगाना इसमें। आप जो अगला पिलर है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग वाला, वो ज़रूर करके जाएँ। COP, रिसेंट COP जो है 29-30, वो वाला आपको पता हो। जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं इंक्लूडिंग द क्योटो, मॉन्ट्रियल, है ना, जितने भी अलग अलग पॉल्यूटेंट्स के अलग अलग तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं, रोटरडैम हो गया, बेसल हो गया, बॉन कन्वेंशन हो गया, ये सारे जितने भी प्रोटोकॉल्स, कन्वेंशन जितने भी, वो आपको पढ़ के जाना है। अर्थ समिट में डेजर्टिफिकेशन को लेकर भी उसकी कहानी पूछी जा सकती। तो इसका ग्लोबल एफर्ट और इंडिया के जितने भी प्रोग्राम्स हैं क्लाइमेट एक्शंस को लेकर, वो हमें ध्यान रखना है। फिर एक पिलर पॉल्यूशन का बहुत अच्छे से याद रखना, पॉल्यूशन से तुम्हें क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। दैट इज मान लो कि कोई इंडस्ट्री है तो वो कौन कौन से पोल्यूशन कर सकती है, कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, ओजोन होल के बारे में थोड़ी सी ऑब्जर्व करके जाना, अलग अलग इंडस्ट्रीज में कौन कौन से पोल्यूटेंट रिलीज होते हैं, वो चीज़ अपने को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में जितने भी एक्ट्स हैं, एक्ट्स में अपना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, वाटर एक्ट, एयर एक्ट, है ना, नॉइस पोल्यूशन किस में कवर होता है, अलग अलग जितने भी ई वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, बायोलॉजिकल वेस्ट हो गया, प्लास्टिक को लेकर भी है, जितने भी अलग अलग तरह के रिसाइकलिंग पैटर्न्स है, वो भी हमें थोड़े से वेबसाइट, आप सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पे जाओगे वेबसाइट पे, तो वहाँ भी बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। अलग अलग हम लोगों ने पॉलिसीज़ बना रखी हैं, अलग अलग जो है मैनेजमेंट रूल्स बना रखे हैं, उन रूल्स के तहत अपने को थोड़ा सा पढ़ के जाना। हालांकि मोस्ट ऑफ द रूल्स मैंने करंट अफेयर्स के वीडियोस में कवर कर दिए। एनवायरनमेंट का करंट अफेयर्स वीडियो जो है वो आप ज़रूर देख के जाना, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर कर रखी। तो एक्ट जो हो गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाटर एक्ट, एयर एक्ट, है ना,
इसके बाद में फॉरेस्ट के कंजर्वेशन से भी रिलेटेड है एंड फॉरेस्ट राइट एक्ट, ये 2-3 चीज़ें भी, ये 4-5 ऐसे एक्ट्स बहुत काम किए जाते हैं। तो इन्वायरमेंट में मैं कहूँगा कि बड़ी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से पढ़ें, इकट्ठा करोगे तकलीफ होगी, पिलर वाइज थोड़ा सॉर्टेड रखें। इतना भी आप कर जाओगे तो 7-8 क्वेश्चन सॉल्व करने की स्थिति बन जाती है मेरे हिसाब से। तो ये एक वीडियो है जिसमें अगर थोड़ी बहुत भी एंग्जाइटी हो रही तो आप अपने आप में क्विक चेक कर सकते हैं कि ये वाले टॉपिक्स हमारे हो रखे हैं कि नहीं। थैंक यू सो मच। बाकी आप सुदर्शन गुर्जर अनअकैडमी यूट्यूब चैनल पर आकर बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। बहुत सारे अभी रिसेंट रिवीजन भी चल रहे हैं। दोस्तों प्रैक्टिकली 4 दिन रह गए, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, दैट्स इट, राइट। संडे को यू आर अबाउट टू टेक द टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड एंड दिस इज द मोमेंट ऑफ ट्रुथ, जिसके लिए तुम इतने सालों से प्रिपेयर कर रहे हो, इतने समय से तुम लोग मेहनत कर रहे हो। वी कैन नॉट डू एनीथिंग बियॉन्ड अ सर्टन लेवल ऑफ प्रिपरेशन, ये बात सबको पता है, लेकिन देयर आर सर्टन टॉपिक्स जो हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स है फॉर यूपीएससी सीएससी 2026 जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, एटलीस्ट इन पॉलिटी। तो मैं पॉलिटी में वो टॉपिक शेयर करना चाहूंगा जो आप लोगों ने करके जाने हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको समझने से पहले आई विल बी एबल टू शेयर, मैं शेयर करने को तैयार हूं, लेकिन इसके साथ एक वार्निंग है, एक डिस्क्लेमर है that these are most important topics as per my understanding. Over the last 15 years, I have been teaching UPSC aspirants, and what have I been able to figure out and whatever I have been able to branch out in understanding and finally summarize कि these are the topics जो UPSC का आमतौर पे एक perpetual repetitive pattern है, the way they ask you these questions. मैं फिर भी ये बात बोल रहा हूं कि ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप अलग जो बाकी टॉपिक्स है उनको इग्नोर करो, certainly not, don't do that. दैट इज नॉट द पॉइंट। मेरा सिर्फ एस्पेक्ट ये कि जो टॉपिक्स मैं अभी बता रहा हूं, प्लीज डू दोज टॉपिक्स बिफोर एंड देन फॉलो इट अप जितना भी टाइम बाकी है विद अदर टॉपिक्स। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू अ बंच ऑफ टॉपिक्स जो आप लोगों ने कर लेने चाहिए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द लेटर स्टेज, बट फॉर नाउ लेट्स क्विकली गेट डाउन टू द टॉपिक्स। तो विदाउट मच अडू, हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स है मेरे लिए, जो मैं हमेशा बात बोलता हूं, प्रीएम्बल। प्रीएम्बल से क्वेश्चन हर साल आता है in one way or the other, directly or indirectly, they are going to ask you on this part. I'm not saying कि सब कुछ ही तुम्हें preamble से आएगा ही आएगा, but yes, वो directly indirectly पूछ लेते। Second is a very famous question जो इन लोगों को बार बार यूपीएससी को अच्छा लगता है, is about Article 21. They will ask you right to privacy कहाँ से आया, right to livelihood कहाँ से आया, and so on and so forth. Right to marry a person of one's choice, Hadia case, and so on and so forth. They've asked you. मैं चाहता हूं कि तुम फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को एक बार कॉन्स्टिट्यूशन से देख लो। इट हैज बीन अ ट्रेंड विद यूपीएससी कि वो अब एग्जैक्ट टेक्स्ट में पूछ लेते हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ प्रोफेस, प्रोपगेट एंड प्रैक्टिस वंस रिलीजन, वो कहाँ है, तो वो आर्टिकल 25 में। इस तरह से आप एग्जैक्ट टेक्स्ट पढ़ लो। आई एम श्योर दैट यू आर प्रीटी कंफर्टेबल विद द रेस्ट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी। तो एक जनरल आइडिया जरूर है, आई नो दैट, बट मैं फिर भी चाहता हूं कि तुम एग्जैक्ट टेक्स्ट पढ़ लो। मेरे हिसाब से शेड्यूल्स पे क्वेश्चन हर साल आता है, अगेन समटाइम्स डायरेक्टली, समटाइम्स इनडायरेक्टली। समटाइम्स वो लैंग्वेजेस पूछ लेते हैं, कभी कभी वो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट पूछ लेते हैं, बट दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ आस्किंग शेड्यूल्स। लोकल गवर्नमेंट इज समथिंग दैट यूपीएससी हैज नेवर मिस फॉर ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। पता नहीं क्या उनको मजा आता है, बट दे विल कीप आस्किंग। कभी अभी इनफैक्ट रिसेंटली कंडक्टेड एग्जाम में तो उन लोगों ने एग्जैक्ट आर्टिकल्स पूछ लिए थे, which I am sure कि nobody would be able to gather right now, लेकिन जितना भी कर सकते हो लोकल गवर्नमेंट करो। So these are 1, 2, 3, 4, 5 जो बिल्कुल हाई प्रोफाइल टॉपिक्स है। मेरा जो नेक्स्ट ग्रुप ऑफ सेट है, those are called emergency provisions। मैंने अभी एक रिसेंटली कंडक्ट किया था यूट्यूब सेशन। आई वॉन्ट यू टू डू इमरजेंसी प्रोविजंस, तीनों इमरजेंसीज, उसके डिटेल प्लीज गो थ्रू द एंटायर पार्ट 18, 352 से 360। दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ आस्किंग इमरजेंसी। President and governor, why do I ask? Because governor has been in news very often. तो गवर्नर में कहाँ पर डिस्क्रिशनरी पावर्स है, कौन से बिल को रिकंसिडर के लिए भेज सकते हैं, यू नो, इवन फेडरलिज्म में गवर्नर किसी ना किसी तरह से पूछा जाता है। इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शंस, दिस इज एन एवरग्रीन टॉपिक। कहते हैं ना, हर सुबह शाम जो मर्जी पूछ लो, और कुछ पूछोगे नहीं पूछोगे, इलेक्शंस पूछोगे। वी आर अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, इलेक्शंस पे हमेशा क्वेश्चन आएगा, बी इट प्रीलिम्स और बी इट मेंस, हमेशा आएगा। This is something again anti-defection law. For the reason that this law is an absurd law, there will always be some repercussions related to किसने defection किया, किसी ने नहीं किया। They've almost always asked defection. So इसको पढ़ लो, एक 10th शेड्यूल ही तो पढ़ना है, कितना टाइम लगता है। Make sure that you go through it.
ऑल्सो वेरी फेमस क्वेश्चन जो बार बार इनका रिपीटेटिव पैटर्न हो रहा है, दिस आई हैव बीन सीइंग दिस, राइट? आई डोंट नो व्हाई दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ आस्किंग मनी बिल क्या होता है, फाइनेंशियल बिल क्या होता है, फाइनेंस बिल क्या होता है. इफ यू लुक एट द लास्ट प्रीवियस 5-10 साल के क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो अ रिपीटेटिव पैटर्न. दे विल आस्क यू, परपेचुअल नहीं से, लेकिन फिर भी वो पूछते हैं. सो दीज आर माई नेक्स्ट 5 सेट ऑफ क्वेश्चन. बहुत तुम्हें लगेगा कि ये 5 और 5 10 टॉपिक्स हो गए, देन बेयर विद मी, मैं 5 और करना चाहता हूँ. सो जस्ट गेट थ्रू इट. जब कर ही रहे हो तो व्हाई नॉट. मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी आई एम बायस्ड बिकॉज आई एम अ लॉयर, बट यू नो मुझे हमेशा लगता है जुडिशरी इज अ हेडलाइनर. सुप्रीम कोर्ट इज अ कस्टोडियन, सुप्रीम कोर्ट इज अ कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इस पे क्वेश्चन. ओरिजिनल जुरिसडिक्शन क्या होता है, ये क्वेश्चन. एडवाइजरी जुरिसडिक्शन क्या होता है, ये क्वेश्चन. मेनी अ टाइम्स आपको रिमूवल ऑफ जजेस पे क्वेश्चन. सो इफ यू रीड फ्रॉम 2015 ऑनवर्ड्स, माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, मुझे लगता है हर साल सुप्रीम कोर्ट पे क्वेश्चन आया ही आया है. सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज समथिंग जो मैं चाहता हूं कि तुम लोग थोड़ा जब रिलैक्स हो रहे हो तो एक बार पढ़ लो, बिकॉज ये एक जैकपॉट क्वेश्चन है. यू नो जुडिशियल रिव्यू कहां से लिया, प्रीएम्बल कहां से लिया, डीपीएसपी कहां से लिया. एक पीडीएफ ही तो है, एक छोटा सा पेज ही तो है. जस्ट रीड इट, मेमोराइज इट. ये बोनस क्वेश्चन है, जस्ट डू इट. मैं फिर बोल रहा हूँ, लैंडमार्क जजमेंट्स के कीवर्ड्स. ना इस टाइम पर स्टूडेंट्स बहुत आमतौर पे गलतियां करने लग जाते हैं. दे स्टार्ट मेमोराइजिंग द जजमेंट फॉर इट इज, यू नो उसका ईयर याद करना एंड सो ऑन सो फोर्थ. याद है फाइन, नहीं याद है नो प्रॉब्लम, कीवर्ड्स याद कर लो. जैसा हादिया केस याद करने की जरूरत नहीं, बट राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वन चॉइस मालूम होना चाहिए. मुझे कोई जरूरत नहीं ये बात पता करना कि जस्टिस केस, पुट्टस्वामी केस, इन केस यू डोंट नो दिस, लेकिन राइट टू प्रिवेसी आर्टिकल 21 है, ये तुम्हें पता होना चाहिए. दैट इज व्हाट आई मीन बाय द वर्ड कीवर्ड्स. Now, these are statutory bodies. Now, please understand, although I want you to study statutory bodies and extra constitutional and non-constitutional bodies and so on and so forth, कर लो तो बहुत अच्छा है. लेकिन मैं ये क्यों क्वेश्चन मार्क डाले, मैंने इसलिए पूछा बिकॉज वन ट्रेंड ऑफ आस्किंग इज, वन मेथड ऑफ आस्किंग इज कि they'll ask you कि यू नो नीति आयोग, इज इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इज इट नॉट, यू नो समथिंग लाइक दैट. या फिर प्लानिंग कमीशन, वॉज इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वॉज इट अ लीगल बॉडी, व्हाट इज स्टैट्यूटरी बॉडी. उस तरह के क्वेश्चन. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं, यूपीएससी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं. दिस इज अ काइंड ऑफ पैटर्न जो यूपीएससी यूजुअली एम्प्लॉयज जस्ट टू डिसलॉज यू. तो वो करना ना. एंड डोंट फॉरगेट टू डू स्पीकर फॉर ऑब्वियस रीजंस. चारों तरफ स्पीकर 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 की डिस्कशन हो रही है. इनफैक्ट फॉर मेन्स ऑल्सो डू स्पीकर. सो दीज आर अनदर क्वेश्चंस. और एक मेरा लास्ट आपके लिए, सब लोग के लिए, कि एनीथिंग टू डू विद फेडरलिज्म, कोई भी चीज, आई एम सॉरी फॉर द एरर इन द स्पेलिंग, फाइनेंस कमीशन होगा, जीएसटी काउंसिल होगा, वाटर डिस्प्यूट रिलिमिटेशन, कुछ भी फेडरलिज्म से रिलेटेड, सेंटर स्टेट रिलेशन, संघवाद से रिलेटेड है, दैट्स समथिंग दैट यूपीएससी विल आस्क यू. वो प्रीलिम्स मेंस. इनफैक्ट फेडरलिज्म हमारा पूरा सबसे ज्यादा अनोखी चीज है, यूनिक ब्लेंड ऑफ फेडरलिज्म, ऑफ यूनिक ब्लेंड ऑफ यू नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ अमेरिकन मॉडल एंड कनेडियन मॉडल. तो हम लोग ये सारी चीजें पढ़ते ही है. फेडरलिज्म के रिलेशन में कुछ भी आ जाएगा. फाइनेंस कमीशन वेरी ऑफन आस्क. सो मेक श्योर दैट यू डू दिस. मैंने 15 ये और 16 ये बात बताई है. नाउ सम ऑफ यू मे फील कि सर इतना टाइम है. मेरे ख्याल से बहुत टाइम है. इवन इफ यू स्पेंड सम टाइम, ओके, आधा आधा घंटा भी रिवाइज कर लोगे तो 5-6 घंटे 7 घंटे में ये सब कुछ हो जाएगा. बट ये एक सब्सटैंशियल लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन हो जाएगा. आई डोंट वॉन्ट यू टू हिंज एवरी होप ऑन दिस पार्ट, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम ये हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स को पहले कर लो. आई विश यू ऑल द बेस्ट. आई होप तुम्हारे लिए ये टॉपिक्स काम आए. और आई विल सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ दिस एग्जाम, wherein we will discuss your marks and your performance. तब तक के लिए आप सब लोगों को हम सब की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं. गॉड ब्लेस एंड जय हिंद. नमस्कार दोस्तों 5 एरियाज हम लोग एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर से देखने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले एंशिएंट को देख लेते हैं. अब देखिए एंशिएंट के अंदर से बहुत सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे. हड़प्पन पीरियड है, वैदिक पीरियड है. उसमें से खास करके आपको एंशिएंट लिटरेचर याद रख के जाना है. एंशिएंट लिटरेचर के अंदर संस्कृत लिटरेचर हो, पाली लिटरेचर हो, प्राकृत लिटरेचर हो, या कोई भी प्रकार का रीजनल लिटरेचर हो, वहाँ आपको अच्छी तरह से रिवाइज करके जाना पड़ेगा. वहाँ मैच द फॉलोइंग आने की शक्यता है. दूसरा, एंशिएंट के अंदर से आप देखोगे तो आपको पूछा जाता है, वो है आपका बुद्धिज्म, जैनिज्म. बहुत फेवरेट टॉपिक है, रिलीजियस फिलॉसफीज. उसको अच्छी तरह से डेप्थ के अंदर से करके जाना. तीसरा, अगर आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कोशिश करोगे तो आपको मैपिंग पूछता है, पोर्ट्स की पूछता है, लोकेशन, इंपॉर्टेंट सेंटर्स, कल्चरल सेंटर्स के ऊपर से भी आपको सवाल आते रहते हैं. तो वो भी एक हमारे लिए एंशिएंट के लिए इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है. खास करके कैपिटल्स है, रीजन्स है, जैसे
जैसे आपको महाजनपद के ऊपर भी पिछली बार सवाल पूछा था कि मैच द फॉलोइंग के अंदर कि कौन सा महाजनपद कौन सी नदी के किनारे है, राइट। इसके सिवाय अशोकन एडिक्स है, अशोक के बारे में, और गुप्ता पीरियड के अंदर जो क्लासिकल पीरियड है उसके केस में आपको अच्छे से जाना है एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स के साथ, है ना। और इंस्क्रिप्शन को भी एक बार देख लीजिएगा। तो ये तो मेजर एंशिएंट के ऊपर हो गए। इसके सिवाय दूसरा अगर आप फोकस करने की कोशिश करोगे मिडीवल के अंदर, मिडीवल में मुझे लगता है कि भक्ति सूफी मूवमेंट बहुत ही ट्रेंड है, वहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। भक्ति लिटरेचर, सूफी लिटरेचर, वो भी एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। विजयनगर एम्पायर के केस में आपको याद रखना है। तीसरा दिल्ली सल्तनत और आपके जो मुगल है उसके केस में आपको लिटरेचर याद रखना है, पर्शियन लिटरेचर के केस में वहाँ से भी ट्रेंड आने की शक्यता है। पॉलिटिकल हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी है। और पांचवा आपको मिडीवल के अंदर से आपको शक्यता रहेगी वो है कल्चर आर्किटेक्चर के केस के अंदर से भी। उसमें विजयनगर को बहुत अच्छी तरह से करके जाना, क्योंकि पर्सनैलिटी बेस्ड सवाल आते रहते हैं, फॉरेन ट्रैवलर्स बेस्ड भी सवाल रहते हैं, राइट। तो ये तो मिडीवल हो गया। इसके सिवाय तीसरा आपको मिल जाता है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के केस में आजकल करंट अफेयर्स बेस ज़्यादा आ रहा है, तो पिछले एक साल का करंट अफेयर्स आपको आर्ट एंड कल्चर के केस के अंदर से स्टैटिक बेस्ड लिंकअप देखनी है। जैसे यूनेस्को के द्वारा कौन सी टेंजिबल इंटेंजिबल हेरिटेज की साइट्स को इंडिया में रिकॉग्नाइज किया गया है, या इसके केस में ही अगर आप आइडेंटिफाई करोगे तो टेम्पल्स इन न्यूज़ है, प्लेसेस इन न्यूज़ है, उसकी थोड़ी बहुत थियरी आपको याद रख देनी है। और मेन कल्चर में स्कल्पचर और आर्किटेक्चर को अच्छे से देख लीजिएगा, और पेंटिंग के केस में भी, क्योंकि पेंटिंग रिलेटेड साइट्स भी आपको पूछता रहता है, तो फीचर्स और साइट्स आपको अच्छे से रिवाइज करके जाना है। और भक्ति सूफी मूवमेंट तो खास करके आपको फोकस करना ही है। अदर देन दिस आपको मॉडर्न इंडिया के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। मॉडर्न इंडिया का आजकल अभी ट्रेंड चल रहा है नेशनल मूवमेंट के रिलेटेड, तो नेशनल मूवमेंट के रिलेटेड क्रोनोलॉजी आप अच्छे से कर दीजिएगा, खास करके गांधीयन फेज के ऊपर से, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, उसके जो फीचर्स है वो, गांधी वर्सेस कुछ पर्सनालिटीज के केस में भी, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है मॉडर्न हिस्ट्री में उसको भी आप अच्छे से करके जाना। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री से आपको नॉर्मली सवाल आता रहता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज जो है वो है आपका 1939 से 1947, उसमें भी क्रोनोलॉजिकल आता है, या डेप्थ में पूछ देगा कैबिनेट मिशन ने क्या प्रपोज किया था, क्रिप्स मिशन ने क्या प्रपोज किया था। सो मेनी अदर केसेस कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ इट। और मेन्स आपकी जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें आपको सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स को भी अच्छी तरह से करना है। तो इतना आप करके जाइए, मेजोरिटीली आपने अच्छा किया हुआ है, खुद के ऊपर विश्वास रखिएगा, है ना। एंड आपको वी विल सी की ज़रूर से सफलता मिलेगी। लेट्स क्रैक इट। सो हेलो एवरीवन, देखिए एग्जाम के लिए ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो टॉपिक्स आपको गो थ्रू होना है, खासतौर से देखिए जो नोबेल प्राइज़ है इस साल का, उसमें जिस फील्ड में मिला है वो आप जरूर से गो थ्रू होइए। जैसे मेट्रल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, इसका एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए। ट्रक्स, जो एक तरीके से ऑटोइम्यून जो डिसऑर्डर है या ऑटोइम्यून डिजीज के कंटेक्स्ट में जो ट्रक्स का कंसेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। क्वांटम टनलिंग का कंसेप्ट पता होना चाहिए। एनर्जी क्वांटाइजेशन, ये महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। ड्रोन टेक्नोलॉजी, और जैसे आप इस बार देखेंगे तो ईपीएफओ के एग्जाम में भी ये प्रश्न आया था ड्रोन टेक्नोलॉजी कंटेक्स्ट में, तो ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है। और ड्रोन टेक्नोलॉजी में खास तौर से जो जैमिंग का मैकेनिज्म है वो आप जरूर से देखिए, और कम्युनिकेशन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं वो पता होना चाहिए। mRNA वैक्सीन, mRNA बेस्ड टेक्नोलॉजी, इसके बारे में जरूर गो थ्रू होइए। प्रोटीन सिंथेसिस किस तरीके से किया जाता है, उसमें mRNA का रोल क्या होता है, tRNA का क्या रोल होता है, राइबोसोमल RNA का क्या रोल होता है, जरूर से गो थ्रू होना है। CRISPR-Cas9 महत्वपूर्ण पार्ट है। और इसी में एक और कंसेप्ट बेस एडिटिंग का कंसेप्ट इस समय इमर्ज हुआ है कि CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी एडिट करने के लिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको एडिट, माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए है उसको एडिट नहीं किया जा सकता बाय यूजिंग CRISPR-Cas9, तो वहाँ पे आपको बेस एडिटिंग के बारे में पता होना चाहिए। फिर ये माइक्रोकॉन्ड्रियल डीएनए एडिटिंग का कंसेप्ट है। जोसेफ्सन जंक्शन है, एआई इम्पैक्ट समिट आप जरूर से देखिए। सेस्पोक्लिप्स के बारे में जो एंथ्रोपिक कंपनी है उसके द्वारा जो स्टेप्स लिए गए हैं, किस तरीके से जो सैस है ये कैसे अफेक्ट हो रहा है, देन द कंसेप्ट ऑफ सेस्पोक्लिप्स आइडिया होना चाहिए। फिर आपका ध्रुव 64, PSLV C62, इसके अलावा मार्विन मिशन, बायो एमू और EDE लाइक एंटीबॉडीज, टाइप ऑफ एंटीबॉडीज। अब कई ऐसे वायरल डिजीज जैसे भी इस समय इबोला फैला हुआ है उसमें भी एंटीबॉडीज बेस्ड थेरेपी का यूज किया जा रहा है। जैसे पिछली बार निपा वायरस पे जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का कंसेप्ट पर प्रश्न उन्होंने बनाया था, तो इस बार भी ये चांसेस हैं। फिर इसके बाद देखिए ED लाइक एंटीबॉडीज मैंने बता दिया। ब्राउन डॉर्फ और स्टार फॉर्मेशन के मैकेनिज्म, नेबुला से लेके ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार का फॉर्मेशन और व्हाइट डॉर्फ का फॉर्मेशन थोड़ा सा देखना चाहिए आपको। प्रोबाथेरी मिशन है, और जो हमारी ये सबमरीन्स हैं, अरिधमन है, अरिघाट है और अरिहंत है, इनके बीच का जो बेसिक अंतर है वो जरूर से जरूर देखिए। आर्टेमिस मिशन जरूर से जरूर देखिए, इसमें खास तौर से आर्टेमिस एकॉर्ड और उसमें भारत की क्या भागीदारी है वो थोड़ा आइडिया होना चाहिए।
सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट के बारे में कंसेप्ट है, क्रूज मिसाइल और खास तौर से बैलिस्टिक मिसाइल के बेसिक्स, ईरान के अंदर जो कुछ मिसाइल्स लॉन्च हुई इंपॉर्टेंट वो दो आप लोग देख सकते हैं, महत्वपूर्ण है। और माइट्रोकॉन्ड्रियल अनकपलर का कंसेप्ट है, ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो ये सारे टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जरूर से गो थ्रू होइए, इनको देखना है। तो एक अनस्टॉपेबल चैनल पे मैंने सेशन भी क्रिएट किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो ये थोड़ा साइंस टेक में आप लोग देख लीजिएगा। देखिए करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत अधिक है, तो और उसमें थोड़ा सा चीजें जो आप एक बार देख लीजिएगा, जो स्टैटिक बेस्ड करंट अफेयर्स है, जिसमें जैसे आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 25 26 है। इसके बाद आर्टिकल 131 है सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल जुरिडिक्शनल कंटेक्स्ट में। आर्टिकल 371 ए है, जरूर से देखिएगा, शेड्यूल 6 याद रखिएगा। आर्टिकल 200 और 201 आर्टिकल, ये भी जरूर से देखिएगा। कॉप 30 वाले जो है मतलब कॉप 30 के बारे में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन है क्लाइमेट चेंज का, इस पे एडाप्टेशन एस्पेक्ट है, और प्लस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फैसिलिटी के बारे में, रिवाइज्ड ग्रीन इनिशिएटिव इंडिया मिशन के बारे में, रिवाइज्ड ग्रीन इंडिया मिशन, एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स क्या होते हैं, इसके एग्जांपल्स जरूर से देखिएगा, नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के बारे में, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, पोलर इंजीनियरिंग, जियो इंजीनियरिंग का कंसेप्ट है, आर्टिक ब्लू ओशन इवेंट, हॉट हाउस अर्थ, ये थोड़ी सी चीजें हैं। एनडीसी रिवाइज जो गोल भारत का है उसके बारे में, हैबिटेट डीकपलिंग का कंसेप्ट है, जरूर से देखिएगा। फिर उसके बाद जैसे क्वाड है, L69 ग्रुपिंग है, और इकोवॉस काफी न्यूज में है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जरूर से देखिए, अनटैड के बारे में बेसिक्स, पोकाक जो कि चाइना और अफ्रीका के बीच का जो फोरम है, उसका नाटो समिट, थोड़ा सा नाटो के बारे में पिछली बार ही पूछा, इस बार भी है, और अफ्रीकन लेक्स जरूर से देखिए। उसके बाद किलावाया वॉल्केनो, किस तरीके से वॉल्केनिक इरप्शन होता है, इसके मैकेनिज्म को जरूर से जरूर देखने हैं। कोपा काटा पेटल है, फिर अटलांटिक मेरिडियल जो ऑस्किलेशन है वो देखिएगा, आर्टिक पोलर एम्प्लीफिकेशन का कंसेप्ट महत्वपूर्ण है। इसके बाद डेड सी सिंकहोल है, जो कि थोड़ा सा देखना चाहिए, महत्वपूर्ण है। ब्लीडिंग रिवर का कंसेप्ट है, ग्रेट अफ्रीकन लेक के बारे में। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट के, जो आप जरूर से देखिएगा। स्टैटिक से लिंक्ड है लेकिन महत्वपूर्ण है। अभी इस समय में बाकी चीजें जो आपने पढ़ी हैं तो आप रिवाइज करिएगा ही, लेकिन इन चीजों को जरूर से जरूर गो थ्रू होना है।